हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंग की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अब फलियों की अवस्था में है। लेकिन इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए वर्तमान में कई तरह के कार्यों को करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के डॉक्टर आदित्य प्रताप। आज हम ग्रीष्मकालीन मूंग से अधिक उपज कैसे प्राप्त करें और इसके लिए ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रबंधन उचित प्रकार से कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सिंचाई प्रबंधन की बात करेंगे। तो साथियों, सिंचाई के लिए मूंग में हमें बुआई के पश्चात कम से कम 20 से 25 दिन का इंतज़ार अवश्य करना चाहिए। पहली सिंचाई फसल बोने के लगभग 22 से 25 दिन के पश्चात करें और तत्पश्चात दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के लगभग 8 से 10 दिन के उपरांत करें। इस प्रकार 2 से 3 सिंचाई करने पर मूंग की एक बहुत अच्छी फसल ली जा सकती है। फसल में निकाई एवं गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। पहली सिंचाई के पश्चात हाथों की सहायता से अथवा बाजार में उपलब्ध छोटे यंत्रों की सहायता से फसल में निकाई एवं गुड़ाई करनी चाहिए तथा इसमें छोटे छोटे खरपतवार जो भी उपस्थित हों उन्हें निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं खेत में बीमारी प्रबंधन की। यह देखा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में मूंग की फसल में बीमारियां अपेक्षाकृत कम लगती हैं, खरीफ की ऋतु में ज़्यादा लगती हैं। फिर भी जो बीमारियां मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में आती हैं उनमें सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट या जिसको बोल सकते हैं हम कि पत्रों के ऊपर धब्बे बनना, पीला पत्ती वाला रोग अथवा येलो मोज़ेक डिजीज़, पर्ण संकुचन तथा पर्ण व्यांकुचन यानी जिनको हम लीफ कर्ल और लीफ क्रिंकल डिजीज़ बोलते हैं, वे मुख्य रूप से आती हैं। इनमें अक्सर ये देखा गया है कि जो वायरस जनित रोग हैं जैसे पर्ण संकुचन है, पर्ण व्यांकुचन है या पीला चितई रोग है, इनका वाहक कीट होते हैं। इसलिए यदि फसल के अंदर कीट का प्रबंधन उचित तरीके से कर दिया जाए तो इन रोगों के फैलने की संभावना कम होती है। पीला चितई रोग मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु फसल में पीला चितई रोग के लक्षण दिखते ही हमें यह देखना चाहिए कि फसल के पत्ते के नीचे सफ़ेद मक्खी तो नहीं बैठी है। अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो तो फसल में इमिडाक्लोप्रिड अथवा डाइमेथोएट अथवा थाइमेथोक्साम का स्प्रे तुरंत करना चाहिए। फसल में जो मुख्य कीट हैं उसके अंदर थ्रिप्स तथा सफ़ेद मक्खी फसल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जो थ्रिप्स हैं या पर्णजीवक भी इनको हम कहते हैं, ये फूलों का रस चूसते हैं और इससे जो फूल है वह पौधे से गिर जाता है और पौधे में फली नहीं बनती और इस कीट का प्रकोप ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है। इसलिए हमें फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही इस कीट की नियंत्रण हेतु प्रभावी उपचार करने चाहिए और इसके लिए फसल पर फूल आने की अवस्था में इमिडाक्लोप्रिड अथवा थाइमेथोक्साम का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों के अलावा फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दाने को खराब कर देती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्प दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। आइए अब हम परिचर्चा करते हैं भंडारण के बारे में कि फसल जो है वो किस तरह से कटाई की जाए, उसका भंडारण कैसे किया जाए। फसल की कटाई यद्यपि आजकल जो मशीन से लोग हार्वेस्ट करने लगे हैं वह भी बहुत प्रचलन में आया है और इससे मजदूरी की बचत होती है, समय की बचत होती है, किंतु छोटे जोत के किसान अभी भी हाथ से ही फसल को काटने में वरीयता देते हैं। फसल को काटने के लिए देखना चाहिए कि जब पूरी फसल की लगभग 75 से 80% फलियां पक करके काली हो गई हों तो उस अवस्था में हमें फसल को हंसी की सहायता से काट लेना चाहिए। फसल को काटने के पश्चात खेत में ही उसकी छोटी छोटी ढेरियां बना करके सूखने के लिए 1-2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए और तत्पश्चात हमें उसमें मशीन की सहायता से अथवा एक चादर बिछा करके एक सूखे स्थान पर डंडे की सहायता से उसकी मड़ाई कर लेनी चाहिए। मड़ाई के साथ साथ ही हवा के चलने की दिशा में उस फसल की सफाई करनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार के कंकर, पत्थर तथा पत्तियां इत्यादि न रहें। फसल की मड़ाई करने के पश्चात यह अत्यंत आवश्यक है कि दानों को सुखा लिया जाए ताकि उसमें किसी प्रकार का फंगस का प्रकोप ना हो और इसके लिए किसी एक पक्के फर्श पर एक पतली सी पॉलीथीन की शीट बिछा करके एक पतली परत में मूंग को फैला देना चाहिए और उसको तब तक सुखाना चाहिए जब तक कि उसमें जो नमी का प्रतिशत है वो लगभग
8 से 10% तक ना आ जाए। भंडारण करने के अनेक तरीके हैं। आप बोरी में भंडारण कर सकते हैं, प्लास्टिक के बैग में भंडारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेटल के बने हुए या लोहे के बने हुए जो बड़े बड़े कनस्तर होते हैं, बिन होते हैं, उसमें भंडारण कर सकते हैं। मिट्टी के भंडारण गृह भी बड़े लोकप्रिय किसानों में, खासकर गाँव में हैं, उसमें भंडारण कर सकते हैं। भंडारण हम किसी भी स्थिति में करें, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो भंडारण का जो भी क्षेत्र है वह साफ सुथरा हो, चूहों का प्रकोप उसमें ना हो, छिपकलियों का, कॉकरोच इत्यादि का प्रकोप उसमें ना हो, कमरे में हवा आने की संभावना बनी रहे, और जो भंडारण है वह फर्श जो जमीन का है उससे कम 8 इंच से 12 इंच तक ऊपर हो, जिसको हम लकड़ी के फट्टों की सहायता से तैयार कर सकते हैं। उसी के ऊपर हम बोरियां एक के ऊपर एक तह लगा करके फसल का भंडारण करें, और अगर आवश्यकता हो तो फ्यूमिगेशन करके जो है उसमें जो एक स्टोरेज पेस्ट होता है जिसको हम ब्रोकीड कहते हैं या ढोरा भी कहते हैं, उसके प्रकोप को कम किया जा सकता है। और सुरक्षित भंडारण करने के पश्चात यह भी आवश्यक है कि समय समय पर हम भंडारण गृह को खोल करके उसमें यह देखते रहें कि किसी प्रकार के कीट का प्रकोप तो नहीं है, और अगर किसी कीट का प्रकोप हो रहा है तो हमें अपनी फसल को फिर से एक बार ट्रीटमेंट दे करके बचाव की सख्त ज़रूरत है। इस प्रकार से यदि मेरे सभी कृषक मित्र इन सब जो बताई गई बातें हैं इनको फॉलो करते हैं तो एक बहुत अच्छी फसल जो आपने अच्छी प्रजाति बो करके अपने खेत में लगा दी है उसका आप कटाई कर सकते हैं और अपने घर में ले जा सकते हैं, और उचित समय पर आने पर बाजार में बेच करके एक बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, खेती में एक अहम पहलू है जुताई। लगातार खेतों में एक निश्चित गहराई तक जुताई करने से जमीन की निचली सतह पर एक परत बन जाती है, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता और उत्पादकता घटने लगती है, और इसलिए हर 2 से 3 साल के अंतराल में खेत की गहरी जुताई की जाती है। और इस कार्य को करने के लिए विभिन्न यंत्र बाजार में मौजूद हैं। इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि अभियंता निधि कुमारी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जुताई का महत्व क्या होता है, जुताई की आवश्यकता क्यों होती है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगी, जुताई करने का मतलब है कि भूमि को तैयार करना अगली फसल के लिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से हम जो जुताई करते हैं उससे फाइनली अगर हम देखें तो अगर हम इसको मैकेनाइज यंत्रीकरण अगर करते हैं तो इससे हमारी उत्पादकता 12 से 34% तक बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये कि आपकी जो मजदूरों के जो खर्च होते हैं तो वो घट जाती है। तो जुताई के जो यंत्र है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम भू परिष्करण यंत्र जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है द्वितीय भू परिष्करण इम्प्लीमेंट यंत्र। पारंपरिक तौर पे अगर देखें तो हल जो होता था, जो जिसको हम बोलते हैं देसी प्लाऊ हल जिसका प्रयोग करते थे वो पहले चलता था, जो कि आजकल कम क्षेत्र में यूज होता है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग मैकेनाइज हो रहे हैं, यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जो काफी प्रचलित है हमारे किसानों के बीच में। तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ क्या होता है कि वो स्लाइस जैसे मिट्टी को कट करता है, और नॉर्मली जो प्लाऊ का जो गहराई होती है वो 15 सेंटीमीटर तक की होती है। अगर हम बोले इसकी कैपेसिटी कितनी होती है तो ये जनरली 0.2 से 0.32 हेक्टेयर प्रति घंटे आप इससे ये प्लाइंग कर सकते हैं। डिस्क प्लाऊ में एक साधारण फ्रेम, डिस्क बीम असेंबली, रॉक शाफ्ट, एक भारी स्प्रिंग, फरो व्हील और गेज व्हील शामिल होते हैं। कुछ डिस्क प्लाऊ के मॉडलों में 2, 3 या 4 बॉटम चालित प्लाऊ होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार सब बीम को हटाकर या जोड़कर व्यवस्थित की जा सकती है। डिस्क के कोण 40 से 45 डिग्री तक वांछित कटाई की चौड़ाई के अनुसार खुदाई के लिए 15 से 25 डिग्री तक व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग विशेषतः सख्त एवं शुष्क, बंजर, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ भूमि पर किया जाता है। ये सूखी कड़ी घास तथा जड़ों से भरी हुई जमीन की जुताई के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी जो होती है जिसको हम बोलते हैं चीजल प्लाऊ भी इस प्रकार की है कि उससे जैसे मान लीजिए आपको थोड़ी ज़्यादा गहराई में अगर आपको प्लाइंग करनी है, गहराई तक आपको खेत की जुताई करनी है, तो आप उस तरह से चीजल प्लाऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसॉइलर है। सबसॉइलर ऐसा देखा गया है कि जब हम बार बार जुताई करते हैं किसी मैकेनाइज तरीके से तो हमारे धरती के नीचे कुछ सेंटीमीटर के नीचे 40 से 50 सेंटीमीटर के नीचे हार्ड पैन कठोर परत मिट्टी की जमने लगती है। तो उससे क्या होता है कि पानी जब हम सिंचाई करते हैं तो वो धरती के नीचे नहीं जा पाती, मतलब वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है और जड़ों का भी फैलाव नहीं हो पाता है दूसरे फसलों में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसॉइलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3 से 4 साल के बाद आप कर सकते हैं सबसॉइलर का इस्तेमाल। उससे क्या होता है, खेत की जो हार्ड पैन होते हैं, जो कठोर परत होती है, वो टूट जाती है।
सब सॉइलर उच्च कार्बन स्टील से बनी बीम सपोर्ट जो ऊपर तथा नीचे के किनारों की ओर से बाहर निकले होते हैं। हॉलो स्टील एडाप्टर जो बीम के निचले छोर के साथ जुड़ा होता है और उसका बेस एडाप्टर द्वारा सुरक्षित होता है। सब सॉइलर को ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लीकेज एवं हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका प्रयोग मिट्टी की सख्त सतह को जोड़ने, मिट्टी को ढीला करने और मिट्टी में पानी पहुंचाने की व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए किया जाता है। मिट्टी में पानी की छोटी नाली व ड्रेनेज चैनल बनाने के लिए मूल बॉल को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोटावेटर, जो आपने काफ़ी प्रचलित है। रोटावेटर, जैसे कि रोटावेटर का यूज़ हम जैसे कदवा करने के लिए करते हैं, और अगर मान लीजिए आपके खेत में स्टबल जो लेफ्ट आउट जो फसल के टुकड़े होते हैं, अगर वो बच गए हैं और उसको आप धरती में मतलब अपने खेत में मिलाना चाहते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो रोटावेटर हमेशा कदवा करने के लिए, उसकी खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए और स्टबल को मिलाने के लिए, या जो भी खरपतवार है उसको भी अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटावेटर भी जो होता है वो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट के तहत आता है। कल्टीवेटर एक अत्यंत बहुपयोगी उपकरण है क्योंकि इसे ग्रीष्मकालीन जुताई के साथ ही द्वितीयक जुताई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्टीवेटर केवल सूखी स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मिट्टी को पलटने के बजाय ये मिट्टी को चीरता है और खरपतवार को काटकर उन्हें सतह पर ला छोड़ता है। किसान भाइयों, इन यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय को कम पूंजी और थोड़ी सी मेहनत लगाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी बैकयार्ड मुर्गी पालन को शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन करना लाभकारी है। तो आप किस प्रकार से करें मुर्गी की प्रतापधन नस्ल का पालन, आइए जानते हैं डॉक्टर एच बुगालिया से। प्रतापधन महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2012 में एक 3 ब्रीड का क्रॉस करके ब्रीड निकाली थी, जिसमें पेरेंटल जो था लोकल जर्मप्ला देसी नेटिव, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया मेवाड़ी के नाम से। इसको हमने आधार माना है। फिर इसका क्रॉस करवाया हमने सिंथेटिक कलर ब्रोलर फीमेल लाइन केरी से निकली हुई थी। उन दोनों का देसी और मेवाड़ी और इसका दोनों को क्रॉस करवाया, उससे आया F1 मेल। उसका हमने क्रॉस कराया रोड आइलैंड रेड, आइलैंड की ब्रीड है, उससे क्रॉस करवाया। तो उससे जो निकला ये प्रतापधन। प्रतापधन की इस मुर्गी की अनेक विशेषताएं भी हैं, जैसे ये मुर्गी ग्रामीण क्षेत्र में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे व पंख मजबूत होने के कारण शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देशी अंडों जैसे हल्का भूरा है तथा मुर्गियों में अंडे सेने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर भी अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक है। ये चूजे हैं अभी 20 दिन के। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रतापधन के बच्चे पालते हैं तो ये अभी जो अप्रैल मई का टाइम है, ये सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि ये सर्दी जब स्टार्ट होगी अक्टूबर में ये चूजे अंडे देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसान भाई अगर अंडे खरीद के पालना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी ब्रूडिंग के लिए, ब्रूडर तैयार करने के लिए किसान अपने जहाँ रख रहा है वहाँ बिल्कुल सफाई करके उसमें लिटर बिछानी है 1 इंच तक। लिटर आपके पास जो अवेलेबल साधन है, जैसे राइस आस का है या फिर गेहूं का भूसा, ये आप बिछा सकते हो। और उसके बाद में 1 दिन का चूजा लाते हैं तो उसको क्या कृत्रिम तापमान देना पड़ता है। इसके लिए आप अपने यहाँ जो लोकल बल्ब लगा सकते हैं 100 वाट के, एक जैसे ये एरिया है इसमें 5-6 बल्ब लगा के आप इसको कृत्रिम तापमान दे सकते हो। फिर जिस दिन आप चूजे लेके आते हो उस दिन, क्योंकि चूजे आप दूर से ट्रांसपोर्ट करते हो, तो पहले दिन जब लाते हो तब उसमें थोड़ा सा 20 ग्राम के आसपास गुड़ मिला के और टेट्रासाइक्लिन दवाई 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर आप डाल के उनको 3 दिन तक ये पिलानी है आपको। उसके बाद में फर्स्ट दिन में 2 टीके इसमें जो लगते हैं वो वहाँ से लगा के देते हैं। फिर इसके बाद में 14वें दिन इसमें आपको एक टीका लगाना है गैम्बरो का। उसके बाद में 28 तारीख को आपको रानीखेत का इसमें लासोटा का वैक्सीन करना है। और उसके बाद में आपको 32वें दिन पे इस पर वैक्सीन करना है अपने फाउल पॉक्स का। इनिशियल एज में जो वैक्सीन लगते हैं वो लगा के कर सकते हो। घर के आसपास जाकर किचन के अवशिष्ट
कीड़े मकोड़े, बीज, खरपतवार आदि खाकर अपना पोषण कर लेते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन के लिए इन्हें कुछ अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए इन चूजों को मक्का, गेहूं, जौ, चावल व 3 से 4 ग्राम मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए जाने चाहिए, जिससे चूजों में कैल्शियम की कमी न हो सके। चूजों को 6 सप्ताह तक संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। और ये आप देख रहे हो, इनको ये जो बर्तन है मॉडिफाइड, इनमें दाना आप खिला सकते हो ताकि दाने का वेस्ट नहीं होगा और बच्चों को बराबर दाना भी मिलेगा। अब ये आपके जो है अक्टूबर के अंदर अंडों पे आ जाएगी। तो ये प्रतापधन की जो मुर्गी है साल के 150 से 160 अंडे देती है कि प्रतापधन के। तो चूजों की कॉस्ट और दाने की कॉस्ट और उसके रखरखाव और दवाइयों का खर्चा देखते हैं तो हम 6,500 से 7,000 रुपये के आसपास उसके इन्वेस्ट है। और जब बेचता है तो ये 20 से 22,000 रुपये के आसपास बिकेगा आपको सारा अंडे और मुर्गे मिला के। तो इस प्रकार से अच्छी आमदनी कमा सकता है, 15 से 17,000 रुपये तक किसान बचा सकता है। जो लैंडलेस है, मार्जिनल है, जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है, वो भी आराम से इस धंधे को कर सकते हैं। प्रतापधन है, इसको पसंद भी अच्छा कर रहे हैं, इसका खाने में टेस्ट भी अच्छा है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और अपनी आजीविका का आधार बना रहे हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दतौली, जिला रायबरेली के परशुराम चौधरी ने। आपने फसल अवशेषों को डिकम्पोज करने की तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद किसान को खेत खाली चाहिए होता है अगली फसल लेने के लिए, तो वो उसको या तो जला देता है और कुछ किसान आजकल उसको मिट्टी में दबा भी रहे हैं, पर वो डिकम्पोज बहुत जल्दी नहीं हो पाता। इसके कारण जो है हल चलाना मुश्किल होता है। CSSRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय अरोरा ने एक ऐसे जीवाणु की खोज की है जो लगभग 20 दिन में इन अवशेषों को डिकम्पोज करके नष्ट कर देता है। ये जीवाणु तरल अवस्था में होता है जिसे पानी के साथ मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं। लगभग 20 दिन बाद ये सड़कर डिकम्पोज हो जाता है। तो जो हमारे संस्थान द्वारा हेलो CRD नामक एक जैव फॉर्मुलेशन बनाया गया है, जो कि आप उसका इस्तेमाल जैसे ही आपकी मशीन द्वारा चाहे हाथ द्वारा अगर आप कटाई करवा देते हैं अपने फसलों की, कटाई होने के बाद आप देखेंगे कि ठूंठ जो है काफ़ी बड़ा ठूंठ वहाँ पर मौजूद रह जाता है और बचे हुए अवशेष भी वहीं रह जाते हैं। तो उसके ऊपर इसका इस्तेमाल करने से इसको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको 100 ml की बोतल को 200 लीटर के ड्रम में घोल के उसमें गोबर की खाद और थोड़ा सा गुड़ भी अगर डाल सकें तो वो उसको करने के बाद और छाछ मिला दें, और छाछ मिलाने के बाद 2-3 दिन बाद आप उसको स्प्रे कर दें। तो ऐसे 2-3 बार स्प्रे करने से आप देखेंगे कि जो डंठल, जो ठूंठ और जो अवशेष बचे हुए हैं वो ऐसी गलन हो जाएगी, उनके अंदर वो गल जाएंगे एक रूप से कि आप उसमें अगली फसल को 20 से 21 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिनों में आप उसको, ये वातावरण पे डिपेंड करेगा। वातावरण में अगर जो है नमी और वातावरण में अगर जो है टेम्परेचर ज़्यादा ना हो या कम ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये कहते हैं कि 20-25 दिनों में ये ऐसी हालत में आ जाएंगे अवशेष कि आप अगली फसल ले सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज के लिए फलत वाले आम के बागानों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। जरबेरा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।